जय हिंद। आज सीबीसी पढ़ना है हमें। केंद्रीय सतर्कता आयोग। अच्छा, सतर्क से साफ है, किसके सतर्क होने की बात कर रहे हैं? अच्छा, इसका काम क्या होता है? भ्रष्टाचार की जांच करना या भ्रष्टाचार होने से रोकना, है ना? एक डर पैदा करना कि हम हैं जो निगरानी रखे हुए हैं। अच्छा, आपको सीबीसी का जो ये लोगो दिख रहा है या फिर आप बोल सकते हैं सिंबल, ये किसी आंख की तरह दिख रहा है? आंख ही है, क्योंकि ये इसको बनाया ही गया है आंख की तरह, जो किस पर निगरानी रखती है? भ्रष्टाचारियों पर, जो भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बनाया गया है ना? ये किसके अंडर में काम करती है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? केंद्र सरकार के अंडर में ही काम करेगी। पर क्या ये एक संवैधानिक संस्था है? क्या ये एक सांविधिक संस्था है? बहुत सिंपल सवाल है। ये किस प्रकार की संस्था है? सांविधिक या संवैधानिक? सांविधिक है। अच्छा, क्या ये पहले से सांविधिक थी या बाद में सांविधिक हुई? चलो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक परिदृश्य देखते हैं। ये बताओ, क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार है? हाँ या नहीं? शर्म नहीं आती अपने देश के लिए ऐसी बातें करते हुए? पर है तो है, कुछ कर नहीं सकते। ऐसा कोई देश नहीं है जहां भ्रष्टाचार, चाहे वो यूएस जैसा विकसित देश हो, चाहे वो हमारा भारत जैसा विकासशील देश हो, है ना? भ्रष्टाचार क्योंकि देश से नहीं होता है, भ्रष्टाचार लोगों से होता है, लोगों की सोच से होता है, लोगों के कार्यों से होता है। तो ठीक है, हमारे यहाँ भी कुछ है, कुछ से थोड़ा सा ज्यादा है, पर ज्यादा से थोड़ा सा कम है। ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है? जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी जब भारत आजाद होता है, तब होता यह है कि आजाद तो हो गए, तो कार्यपालिका बनेगी जो कार्य करेगी, है ना? पर तब भी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता था क्या? भ्रष्टाचार तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी था, आपको पता होगा। तब भी अकाल पड़ा था, तब भी उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी डूब गई थी, और भ्रष्टाचार हमारे टाइम पर भी आ गया। अब भ्रष्टाचार, जब हमारा देश आजाद हुआ, योजनाएं बनाई जाती थी, कोई कार्य किया जाता था, नई चीजें लाई जाती थी, तब उस पर क्या होते थे? भ्रष्टाचार होते थे, और ये देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। 1947 में इसीलिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को लाया जाता है। पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम आने के पश्चात भी किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन देखने नहीं मिला जिस वजह से भ्रष्टाचार में थोड़ी बहुत भी रोक लग गई हो। जस्ट 1948 में क्या होता है? एक जीप घोटाला हो जाता है। ठीक है, जीप घोटाला होता है, और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 की जांच के लिए क्या बनाई जाती है? एक एक समिति बनाई जाती है। किसके लिए? जीप घोटाला की जांच, प्लस ये वर्क क्यों नहीं कर पाया, क्या? भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, इसकी जांच के लिए एक समिति बनती, कौन सी? बख्शी टेकचंद समिति। तो पहली चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई? बख्शी टेकचंद समिति बनाई गई। ठीक है। और ये जो आपका अधिनियम है, किस वर्ष आया था? 1947। मतलब उसके अगले ही वर्ष क्या कर दिया? जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया। फिर 1950 में क्या होता है? फिर से भ्रष्टाचार की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई जाती है, कौन सी? गोरवाला समिति। तो गोरवाला समिति भी किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से संबंधित। दो समितियां हमें शुरू में ही पता चल गई, एक टेकचंद और दूसरा गोरवाला। अब क्या होता है? 1962 का समय आता है। ठीक है। अब आपके जो है गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक समिति बनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये समिति हो जाती है, क्यों? मैं आपको बताता हूं। इसका नाम क्या है? संथानम समिति। क्या नाम है? अब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। संथानम समिति किसके द्वारा गठित की गई है? सभी जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, संथानम समिति। अच्छा, ये समिति भी किसके लिए बनाई गई होगी? भ्रष्टाचार से संबंधित किसी बात के लिए। अब ये समिति एक सुझाव देती है या एक सिफारिश करती है कि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए एक सर्वोच्च संस्था का गठन किया जाए जिस तक आम आदमी की क्या हो सके? पहुंच हो सके। क्योंकि जब आम आदमी ही कंप्लेंट नहीं कर सकता भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार को हम रोकेंगे कैसे? ये किसने सजेस्ट किया? ये संथानम समिति ने सजेस्ट किया। किस वर्ष? 1962। अब क्या होता है? संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर ही 11 फरवरी 1964, अभी इस डेट को याद करो, 11 फरवरी 1964। इसका मतलब समिति गठन के कितने समय पश्चात? 2 वर्ष के पश्चात एक
सतर्कता आयोग की स्थापना की जाती है? ध्यान से सुनना, कब की गई? 11 फरवरी 1964 में एक सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। और जब ये आयोग बना था तब ना तो ये वैधानिक आयोग था और ना ही ये एक संवैधानिक आयोग था। ठीक है, ना ही अभी एक सांविधिक आयोग है, मतलब ना तो इसे अभी वैधानिक दर्जा दिया गया है और ना ही इसे अभी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किस समिति की सिफारिश पर बना? संथानम समिति। संथानम समिति गठित किसने की थी? लाल बहादुर शास्त्री। किस वर्ष गठित की थी? और इस समिति की सिफारिश पर यह आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? 11 फरवरी 2003 में क्या होता है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसका एक अधिनियम पारित कर दिया जाता है। और हम जानते हैं कि जब एक एक्ट पारित कर दिया जाता है तो वो एक कैसी संस्था बन जाती है? वह एक वैधानिक संस्था बन जाती है। तो अब हम कह सकते हैं कि वर्तमान में ये किस प्रकार की संस्था है? सांविधिक या वैधानिक या विधिक? ये एक सांविधिक या विधिक संस्था अब वर्तमान में है। परंतु संवैधानिक संस्था ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि संविधान में अभी इसका उल्लेख नहीं। हाँ, यदि भविष्य में कभी किसी संविधान संशोधन के द्वारा इसे हम संविधान में ऐड कर देते हैं तो ये कैसी संस्था बन जाएगा, परंतु वर्तमान में अभी ये संवैधानिक संस्था नहीं है। तो हमने देखा 1947 में सबसे पहले कौन सा अधिनियम लाया गया? चलो 1947 कौन सा अधिनियम? भ्रष्टाचार किसे रोकने के लिए लाया गया? ये भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे इस अधिनियम का वर्ष, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले ही वर्ष कौन सी समिति? जीव घोटाला। और इस अधिनियम की जांच करने के लिए एक समिति का गठन हुआ, बख्शी टेकचंद समिति। ठीक है, इसके बाद आगे नेक्स्ट ईयर कौन सा? 1900, उसको छोड़िए, अब हम सीधे जंप करते हैं 1962 में। 1962 में कौन है गृह मंत्री? पीएम नहीं है, याद रखना क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने क्या किया? एक समिति का क्या किया? एक समिति का नाम उस समिति का बताइए। संथानम समिति। ये हो जाती है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि इसका नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। संथानम आए और सीवीसी याद जाना चाहिए। समझ में आया? संथानम जहां शब्द आ गया वहां क्या जाना चाहिए? सीवीसी। संथानम समिति ने फिर क्या किया? एक क्या की? सिफारिश की। और सिफारिश में इन्होंने बोला कि यार देखिए, आप ना एक काम करो, सबसे पहले एक आयोग का गठन करो या एक संस्था का गठन करो। और वो संस्था एक ऐसी होनी चाहिए जो जहां तक आम आदमी की क्या हो सके, क्योंकि आम आदमी यदि संस्था तक पहुंच सकेगा तो भ्रष्टाचार की शिकायतें हम तक पहुंच सकेंगी। ठीक है, उन्होंने बोला। और इसी सिफारिश के आधार पर 1964, डेट बताइए, 11 फरवरी 1964 में एक आयोग बना दिया जाता है जिससे बोला गया सतर्कता आयोग। वर्तमान में इस समय 64 तक ये ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक है। पर 2003 में एक अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम? केंद्रीय सतर्कता अधिनियम। और इस आयोग या इस अधिनियम के तहत इसको कौन सा दर्जा दे दिया गया? वैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो दो चीजें हमें याद रखनी है, एक्चुअल में तीन चीजें। पहला कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब आया? 1947। ये समझ लेना आप कि जिस वर्ष हम आजाद हुए हमने उसी वर्ष अधिनियम ला दिया भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। दूसरा आपको याद रखना है, ये समिति कौन सी? जिसने सिफारिश की क्या बनने के लिए? सतर्कता आयोग। और इसकी सिफारिश पर ये कब बना? और फिर आपको याद रखना है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम ये किस वर्ष आया है आपका? 2003, जिसकी वजह से आज तक ये एक बॉडी बना हुआ है। किस प्रकार की बॉडी? वैधानिक बॉडी। ठीक है, तो ये था इसका थोड़ा सा इतिहास। अब आगे देखते हैं आयोग की संरचना क्या होती। तो एकदम सरल संरचना है। आयोग में एक होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे हम बोल सकते हैं अध्यक्ष। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं अध्यक्ष, जो एक मुख्य होता है। और इसके बाद होते हैं अन्य सदस्य यानी अन्य सतर्कता आयुक्त, परंतु वो कितने से अधिक नहीं हो सकते?
2 से अधिक नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि देखो, या तो एक सतर्कता आयोग हो सकता है, या तो एक सदस्य हो सकता है, ठीक है, या तो एक सतर्कता आयुक्त हो सकता है मुख्य और 2 सदस्य, परंतु 1+3 नहीं हो सकते, क्योंकि अन्य सतर्कता आयुक्त केवल कितने हो सकते हैं? 2 से अधिक नहीं। पर वर्तमान में बात की जाए तो 1+2 की ये संरचना, यानी 3 सदस्यीय ये अभी निकाय है, जिसमें एक क्या है आपके मुख्य आयुक्त हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त, और 2 कौन है आपके अन्य सतर्कता आयुक्त। सिंपल सी संरचना है। अच्छा, ये हो गया। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, पर हमने कुछ आयोगों में देखा ना, चयन समिति होती है, इसमें भी क्या है? अच्छा देखो, चयन समिति क्यों इंपॉर्टेंट है? अक्सर क्या होता है, आपने उन आयोगों में चयन समिति देखी होगी जिस पर केवल केंद्र सरकार के डिसीजन ना हो। क्यों? क्योंकि वो जब काम करते हैं, जैसे कि देखो ये किससे संबंधित काम कर रहा है? भ्रष्टाचार से कर रहा है। अगर सिर्फ केंद्र सरकार ही अपने व्यक्ति को बैठा देगी, तो आप बताओ क्या केंद्र सरकार के विरोध में वो कोई कार्य करेगा? भले भ्रष्टाचार हो रहा हो, करेगा? इसलिए चयन समितियां वहां पर रखी जाती हैं जहां जरूरत होती है, या कोई ऐसे आयोग का अध्यक्ष बनाया जा रहा है जो देश में इस प्रकार का काम करेगा जिसमें किसी भी सरकार का उस पर क्या नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए। तो देखो, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य? 3 सदस्य की क्या होती है? चयन समिति होती है। अब इन 3 सदस्य में देखो क्या होता है, प्रधानमंत्री जो इसके क्या होते हैं, यहां देखो लोकसभा में विपक्ष के नेता। अच्छा, बार बार हम कुछ आयोगों में देख रहे हैं ये शब्द आ रहा है, लोकसभा में विपक्ष के नेता। ये विपक्ष के नेता होते क्या है? क्या है ये विपक्ष के नेता? क्या होते हैं? बस यही यही होता है। जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के, अच्छा, जिस पार्टी की सरकार होती है उसके अपोजिशन में कम से कम 10 पार्टियां हैं, मान के चलो, तो ओपोजिशन में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका एक सदस्य क्या बनता है? नेता विपक्ष का, या आप जिसे नेता प्रतिपक्ष भी बोलते हैं। और हमारे तीसरे सदस्य होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है। तो ये 3 सदस्य हो गए। अब विपक्ष का नेता समझ गए क्यों इंपॉर्टेंट है? विपक्ष का नेता उसे नहीं बैठने देगा जो केवल किसके लिए काम करेगा। पर यहां पर अब एक चीज आती है, देखो, नियुक्ति समिति, ये क्या समिति है? चयन समिति या नियुक्ति समिति। नियुक्ति समिति में रिक्ति के कारण यह अविधि मान्य नहीं होगी। इसका मतलब यह होता है कि मान लो ये नियुक्ति की जा रही है और इसमें से एक भी सदस्य क्या है? एब्सेंट है, और बाकी 2 सदस्य मिलकर क्या कर देते हैं, इसको चुन लेते हैं, किसको? निर्वाचन आयुक्त को और उसके सदस्य को। तो यह अविधिमान्य नहीं होगी, इसका मतलब उसको मान लिया जाएगा। अभी हम कुछ आयोग पढ़ेंगे जिसमें चयन समिति के सभी सदस्यों का होना कंपलसरी है, बट इसमें ऐसा फिर नहीं। तो यह अविधिमान्य नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद समझ में आया? कितने मुख्य निर्वाचन आयुक्त? एक, और अन्य निर्वाचन कह रहा हूं, कितने सतर्कता आयुक्त? मुख्य एक, और 2 अन्य सदस्य। इसकी एक क्या होती है? चयन समिति होती है। चयन समिति में सदस्य कितने? अच्छा, इसकी नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति कर रहे हैं। ये जो 3 सदस्य इसमें पहले कौन है? पीएम। दूसरे कौन है? लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष। और तीसरे कौन है? होम मिनिस्टर। अच्छा, इन तीनों में से अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री इसके हैं अध्यक्ष। ये तीनों मिलकर किसको चुनेंगे? मुख्य सतर्कता आयुक्त और बाकी के उसके 2 अन्य सदस्यों को, ठीक है। इसके आगे देखते हैं योग्यता। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी योग्यता रखी गई है, और योग्यता में एक बहुत शानदार इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। खंड ए और खंड बी। देखो, खंड ए क्या बोलता है? अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा समझते हो? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस या इंडियन सर्विसेज जो होती हैं, अखिल भारतीय सेवा में या संघ की किसी सिविल सेवा के पद पर रह चुके हैं, जिनके पास सतर्कता, नीति बनाने और प्रशासन, इसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन भी है, से संबंधित विषयों का क्या हो? ज्ञान हो और अनुभव हो। मतलब वो कह रहे हैं कि या तो सिविल सर्वेंट रह चुके हो, या किसी भारत के अखिल भारतीय पद पर रह चुके हो, और उन्हें नीति बनाने का,
प्रशासन जिसके अंतर्गत आपका पुलिस विभाग भी आता है से संबंधित ज्ञान भी हो और क्या हो, ये बोलता है खंड ए। खंड बी कहता है कि किसी केंद्रीय अधिनियम यानी एक्ट के द्वारा, किसी केंद्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई भी निगम, मतलब कोई ऐसा निकाय या ऐसा निगम जो किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, निगम या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व नियंत्रण किसी सरकारी कंपनी, जैसे हमारे क्या होते हैं आपके सरकारी कंपनीज होती हैं आपकी पब्लिक सेक्टर्स, सरकारी कंपनी में कोई पद धारण कर चुका है या पद धारण कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति जिनके पास बीमा यानी इंश्योरेंस, बैंकिंग, विधि, सतर्कता, अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन से संबंधित विशेषज्ञ हो या फिर उसको क्या हो, अनुभव हो। देखो ऊपर उन्होंने बात की केवल सिविल सर्वेंट्स की, समझ में आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं आपसे बोलूं आईएएस या मैं बोलूं आपसे आईपीएस, तो जो आईपीएस संस्था है यानी जो पुलिस विभाग है, क्या कोई एक्ट है वो, क्या वो कोई अधिनियम है? वैसे वो आपको एक सरकारी संस्था देखने मिलेगी, या फिर वो ये बात कर रहा है कि कोई ऐसा निगम या सरकारी कंपनी, उसने क्या शब्द यूज कर दिया, सरकारी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति या काम करने वाला हो पर उसे इन चीजों का ज्ञान हो, बीमा, बैंक, विधि, सतर्कता और इन्वेस्टिगेशन से संबंधित ज्ञान हो और क्या हो, अनुभव हो। तो या तो यहां से या तो यहां से क्या बन सकता है, आयोग का सदस्य बन सकता है, पर अब एक कंडीशन आती है, वो ये बोलते हैं कि टोटल सदस्य कितने हैं, 3, मैक्स कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, यानी एक आपका मुख्य और 2 अन्य, उस 2 से अधिक वो नहीं हो सकता। तो वो ये कहते हैं कि एक बात का बस आप ध्यान रखना, कोई भी खंड से, चाहे वो खंड ए हो चाहे वो खंड बी हो, किसी भी खंड से 2 से अधिक सदस्यों को नहीं चुना जाएगा। बात आई समझ में? मतलब या तो आप 2 सदस्य इस एलिजिबिलिटी के ले आओ, तो 2 यहां के हो गए, और एक कहां से ले आओ, बी से ले आओ, तो कितने मेंबर हो गए, 3। या तो आप 2 कहां से ले आओ, या तो एक यहां से ले आओ, तो टोटल कितने हो गए। परंतु तीनों के तीनों एक ही खंड से या एक ही प्रकार की एलिजिबिलिटी से चुनकर नहीं आएंगे, परंतु केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्त में से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति खंड ए और खंड बी में से किसी एक से नहीं होंगे। समझ में आया? मतलब आपको सारे के सारे मेंबर एक खंड से चुनने का अधिकार नहीं है। क्लियर है ये चीज? पहला आपका संघ से संबंधित प्रशासनिक स्थानों से आएंगे, और दूसरा संघ उसके द्वारा अधिनियम से पारित की गई कोई निकाय या कंपनी से आएंगे। क्लियर है? दोनों में ही अनुभव की बात की गई है और विशेषज्ञता की बात की गई है। मतलब उन्होंने साफ बोल दिया योग्यता तो कुछ नहीं है, योग्यता केवल अनुभव है, बस वो सेक्टर कौन सा होगा जहां से हम आपको उठाकर लाएंगे वो हमने आपको इसमें बता दिया। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई, ये फंडा समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहे हैं, कि हम आपको 2 में से या 2 से अधिक सदस्य एक खंड से लाने को नहीं देंगे। ठीक है? इसके बाद आयोग के कर्तव्यों का निर्वहन सचिव करता है, जो प्रशासनिक कार्य देखता है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, केंद्र सरकार। अच्छा, सदस्यों की नियुक्ति और मुख्य जो आयुक्त है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की, राष्ट्रपति के द्वारा की गई चयन समिति की सिफारिश पर, परंतु सचिव को कौन नियुक्त करेगा, केंद्र सरकार ही नियुक्त करेगी। तो ये चीज किसे समझ में नहीं आई बताओ, तो फिर हम आगे बढ़े। क्लियर है ये? चलिए, इसके बाद कार्यकाल और सेवा शर्तें। अब एक चीज याद रखना, मैं आपको जितने भी आयोग पढ़ाने वाला हूं अभी, ठीक है, हमने जितने पढ़ लिए और जितने हम पढ़ेंगे, उसमें कोई भी आयोग एक भी आपको देखने नहीं मिलेगा जिसका टर्म लिखा हो 4 वर्ष। 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 भी मिलेगा, परंतु 4 उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो 4 अपने आप में एकदम डिफरेंट है, तो वो 4 आपको याद रखना है, सतर्कता में याद रखना है। किसमें? सतर्कता में। अब इसमें भी बहुत शानदार चीज एक है ना, इसमें इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बैठाए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कितना? अच्छा, केवल केंद्रीय का नहीं, केंद्रीय और बाकी के जो 2 हैं, यानी टोटल जो 3 सदस्य हैं आपके, तीनों का कितना है, 4 वर्ष या 65 वर्ष। क्लियर है? अब एक बात ध्यान से सुनना, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पुनः नियुक्ति के लिए अपात्र है, पुनः उसी पद पर वो नियुक्त नहीं हो सकते। इसमें कोई प्रॉब्लम है? सिंपल है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त उस पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकते। अब सुनना, अन्य सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के लिए पात्र है। समझ में आया? अन्य सतर्कता आयुक्त मतलब वो जो 2 मेंबर हैं, वो जो एक केंद्रीय सतर्कता, ये वो बन सकते हैं, पर रुको थोड़ा सा, परंतु तभी जब 4 वर्ष की अवधि पूरी ना हुई हो, दोनों को मिलाकर केवल 4 वर्ष होना चाहिए। देखो,
मान के चलते हैं कि अन्य जो सदस्य है, ठीक है, वो अन्य सदस्य के रूप में 3 वर्ष कार्य कर चुका है। अब उसे क्या बनना है? केंद्रीय यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो वो जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है वो केवल कितने वर्ष के लिए बनेगा? क्योंकि टोटल कितना हो जाएगा? अगर मान लो ये सदस्य होता 2 वर्ष के लिए और अब ये मुख्य बनता तो कितना? तो भी ये 2 वर्ष के लिए बनता, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए? तो यही चीज बोली गई है कि सदस्य जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या मुख्य सतर्कता आयुक्त बन सकते हैं, परंतु टोटल कितना होना चाहिए? 4 वर्ष ही। ऐसा नहीं कि आप अध्यक्ष बन गए तो आपका 4 वर्ष का टर्म फिर से शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। टोटल कितना होगा? 4 वर्ष। केंद्रीय व अन्य आयुक्त पद पर सेवानिवृत्ति होने के पश्चात किसी भी केंद्र व राज्य सरकार के पद के लिए क्या हो जाते हैं? अपात्र हो जाते हैं। परंतु यहां पर एक चीज और लिख दी इन्होंने, यदि कोई ऐसा पद है जो राष्ट्रपति जिस पर नियुक्ति देने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, यदि कोई ऐसा पद है जिस पर राष्ट्रपति, यानी आपने कुछ पद सुने होंगे, जैसे राज्यपाल, यहाँ कौन बैठाता है? राष्ट्रपति बैठाते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, कौन? राष्ट्रपति। किंतु ऐसे नियोजन के लिए पात्र होंगे जिसकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति, जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, राजनयिक के पद इत्यादि। समझ में आई ये चीज? ये किसी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बन सकते हैं, पर किसी भी सरकारी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। क्लियर है? फिर से हम इन चीजों को समझ लेते हैं। चलो कार्यकाल बताओ सबसे पहले। 4 या 65 वर्ष। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जो हमारे मुख्य हैं, मुख्य सतर्कता, क्या ये पुनः पात्र हैं? तो ये पुनः पात्र, पुनः नियुक्ति के पात्र, ये जो अन्य 2 सदस्य हैं या 2 अन्य आयुक्त हैं, क्या ये पात्र हैं? किस चीज को बनने के लिए पात्र हैं? मुख्य सतर्कता आयुक्त बनने के लिए ये पात्र है, परंतु कुल कितना होना चाहिए? परंतु कुल 4 वर्ष तक ही। ये कहानी क्लियर आ गई? इसके अलावा चाहे आपके मुख्य सतर्कता आयुक्त हो या अन्य सदस्य हो, ये केंद्र और राज्य दोनों के ही किसी भी पद के लिए अपात्र हैं, यानी ये किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते। उस पद को धारण कर सकते हैं जिस पर राष्ट्रपति क्या है? स्वतंत्र है, और राष्ट्रपति उन्हें बैठाना चाहते हैं। यदि मैं सवाल पूछूं, क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्य के तौर पर इन्हें नियुक्त किया जा सकता है? क्या किसी राजनयिक पद के लिए इन्हें नियुक्त किया जा सकता है? कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है, अब वही चीज रिपीट हो गई, जब नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो खींचने या शक्ति को वापस लेने या इस्तीफा लेने का अधिकार भी किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास होगा। अच्छा, वेतन भत्ते देख लेते हैं। वेतन एवं भत्ते किस पर? मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि वेतन भत्ते किस पर भारित होते हैं। बस लिखा नहीं है, पर पता होना चाहिए कि वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को जो सैलरी दी जाती है वो यूपीएससी अध्यक्ष के समान। अन्य सतर्कता आयुक्त को जो दी जाती है वो दी जाती है यूपीएससी सदस्यों के समान। अच्छा, आपको एग्जाम में देखने नहीं मिलेगा, तो सिंपल ये देखने मिलेगा कि सतर्कता आयुक्त को कितनी वेतन दी जाती है, तो सिंपल यूपीएससी के सदस्यों के समान, बात खत्म। ठीक है, पर अगर आपको फंसाना चाहते हैं तो अच्छे से पूछेगा आपसे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को किसके समान दी जाती है? यूपीएससी के अध्यक्ष के समान, और अन्य सतर्कता आयुक्त को यूपीएससी के सदस्यों के समान। यदि पहले से, अब देखो कितनी सारी चीजें हैं इसके अंदर। मान लो यदि वो कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि मान के चलते हैं इनकी सैलरी कितनी है? 2 लाख रुपए है, माना की लिख देता हूं मैं, ठीक है, नहीं तो कल को बोलो इनकी सैलरी 2 लाख है। माना की, मैथ्स में लिखते थे ना, माना की दिया गया है। आज तक मैथ्स से मुझे उतना ही बना है जितना दिया गया था क्वेश्चन पेपर में, उतना ही लिख पाता था मैं। दिया गया है त्रिभुज ABC बराबर 90 डिग्री, बस उतना ही है ना। उसके बाद अपन ने त्रिभुज बना दिया 90 डिग्री, 2 नंबर मिल गए तो मिल गए, वरना फिर सब कुछ दिया गया है।
पर सामने वाले की तरफ से मुझे कुछ नहीं दिया गया है आज तक उसमें, है ना। तो माना कि कितनी सैलरी है, 2 लाख रुपए। अब ये कहीं से क्या प्राप्त करते हैं, पेंशन प्राप्त करते हैं, और पेंशन के रूप में इनको 50,000 रुपए प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनको सैलरी कितनी दी जानी है, परंतु ये पेंशन कितनी प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए पेंशन तो इनकी चालू रहेगी, उसे बंद नहीं किया जाएगा। इनकी सैलरी को घटा दिया जाएगा, कितना, 50,000 घटा दिया जाएगा, और इनको सैलरी कितनी दी जाएगी फिर, 1.5 लाख। समझ में आए। यदि पहले से कोई पेंशन प्राप्त हो तो वह राशि उसके वेतन से काट दी जाएगी। ऐसा नहीं कि बेटा वहां से भी 50,000 ले रहे हो, यहाँ से भी 2 लाख आने दो, ऐसा काम नहीं होता है। क्लियर है। तो वेतन भत्ते कौन, केंद्र सरकार, किस पर भारित, संचय निधि पर भारित। ठीक है, जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है इसकी वेतन कितनी, यूपीएससी के अध्यक्ष के समान, और जो अन्य सतर्कता आयुक्त है उनकी कितनी, यूपीएससी के सदस्य के समान। अगर दोनों ही ना पूछे तो केवल पूछूं मैं किसके समान, तो यूपीएससी के समान। क्लियर है। कितना वर्ष होता है इनका कार्यकाल, 4 वर्ष या 65 वर्ष, पक्का। क्या अध्यक्ष पुनः नियुक्त हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या अन्य सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष या मुख्य सतर्कता आयुक्त बन सकते हैं, पर कितने वर्षों के लिए, 4 वर्ष, या फिर जितना उनका टर्म बचा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा क्या वो केंद्र और राज्य सरकार के किसी पद पे नियुक्त हो सकते हैं, नहीं हो सकते। पर राष्ट्रपति किसी ऐसे पद पर नियुक्त कर सकता है जिसके लिए वो स्वतंत्र है, तो हाँ कर सकता है। क्लियर है यहां तक की कहानी। अच्छा, योग्यताएं अच्छे से क्लियर है, खंड ए खंड बी, परंतु किसी भी खंड से 2 से अधिक सदस्यों को नहीं चुना जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। आगे बढ़े, चलो। अब आते हैं त्याग पत्र और पद से हटाना। वही कॉमन चीजें हैं। देखो, कौन लेगा त्याग पत्र, राष्ट्रपति। त्याग पत्र राष्ट्रपति को, और पद से हटाने की शक्ति किसको, राष्ट्रपति में ही निहित है। राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार पर सुप्रीम कोर्ट की, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमने ऐसे बहुत से आयोग देख लिए हैं क्योंकि अब तक, कि जब भी राष्ट्रपति पद से आपको हटाता है, ठीक है, तो ऐसे ही नहीं हटा देता कि हम आपको हटा रहे हैं। उस पर जांच बैठती है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी रिपोर्ट सौंपता है कि हाँ ये दोषी हैं, आप इन्हें पद से अब हटा सकते हैं। अच्छा, किन आधारों पर हटा सकते हैं, वो दिवालिया हो गया, वो नैतिक क्षमता, अन्य स्थान से वेतन प्राप्त, और वही मानसिक और शारीरिक अक्षमता। यही चीज पढ़ते आ रहे हैं हम। इन आधारों पर राष्ट्रपतियों ने क्या कर सकता है, पद से। केंद्रीय व अन्य सतर्कता आयुक्त केंद्र सरकार से किसी प्रकार का समझौता या करार यदि कर लेता है तो भी वो पद से उसको। अब एक चीज बताओ, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्यों है, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए। आपने केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार का यदि समझौता किया या करार किया, करार मतलब समझते हो ना, एक प्रकार की संधि, ट्रिटी जैसा, कि हाँ मैंने आपको जवान दी कि आज से आपके घर नहीं आएंगे, हम देख लेंगे, सबको रोक के रखेंगे। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी भी प्रकार का करार अगर किया तो वो उसको पद से फिर हटा दिया जाएगा। क्लियर है, किस आधारों पर हटाया जाएगा। ठीक है, ये इसके बाद आयोग के कार्य क्या होते हैं। सीवीसी भ्रष्टाचार या कार्यालय, किसके कार्यालय, सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्यवाही की क्या करता है, क्या करता है, सिफारिश करता है। कहीं भी लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन करता है, अन्वेषण करता है। अन्वेषण का काम किसका है, वो सीबीआई का है। ठीक है, जो इसके साथ मिलके काम करती है। अब देखो, निम्नलिखित संस्थाएं, निकाय या व्यक्ति सीबीसी के पास अपनी शिकायत दर्ज, केंद्र सरकार, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के प्रति है या किसी कंपनी के प्रति है या किसी कंपनी मतलब सरकारी कंपनी के प्रति, ठीक है, लोकपाल और सूचना प्रदाता। अच्छा, विसल ब्लोअर कहा जाता है इसे, सचेतक, मुखबिर या सूचना प्रदाता। ये विसल ब्लोअर क्या होता है, जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है। पर ये होता क्या है विसल ब्लोअर, ये बताओ। ये शब्द विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर मतलब ये मत सोचना सीटी बजाने वाला, है ना। भ्रष्टाचार की जो सीटी बजा देता है उसे बोला जाता है विसल ब्लोअर। अच्छा, विसल ब्लोअर कौन हो सकता है, ये बताओ, कौन हो सकता है विसल ब्लोअर, कौन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है विसल ब्लोअर। ठीक है, विसल ब्लोअर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। देखो, सरकारी दफ्तर में आप काम कर रहे हो, आपने देखा कि आपका जो उच्च अधिकारी है या आपका सहायक जो सदस्य है वो क्या कर रहा है, भ्रष्टाचार। तो विसल ब्लोअर उस भ्रष्टाचार को या उस पूरे कार्यालय के भ्रष्टाचार को क्या कर सकता है, उजागर कर देता है।
ये चीज केंद्र सरकार के अगेंस्ट भी करते हैं कुछ लोग, है ना, कि बहुत बड़े भ्रष्टाचार का जो पर्दाफाश करते हैं उसे बोला जाता है विसल ब्लोअर, मुखबिर। ठीक है, अब इस पे एक बहुत बड़ी बात आती है कि हमेशा इनकी जान खतरे में होती है। ठीक है, क्योंकि आप पूरी की पूरी एक फर्म का क्या कर रहे हो, भ्रष्टाचार, या पूरी पूरी एक सरकार का क्या कर रहे हो। विसल ब्लोअर्स ने कुछ कंट्रीज को ही निपटा के रख दिया, मतलब उन कंट्रीज की सरकारों को निपटा के रख दिया उन्होंने, उनका भ्रष्टाचार का उजागर करके। इनको क्या किया, इन्हें विसल ब्लोअर्स को केवल हमारा देश ही नहीं, दूसरे अन्य देश भी सुरक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो विसल ब्लोअर मैं आपको आगे बताता हूं। तो इनका काम क्या होता है, भ्रष्टाचार को उजागर करना। ये किसी भी स्थान पर हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है। इसके बाद और क्या कार्य होते हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। तो हमें एक चीज और पता चल गई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब आया, 1988। 1947 में कौन सा अधिनियम आया, 1947 में कौन सा अधिनियम आया, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किए गए अपराधों की जांच करना, केंद्र सरकार व इसके प्राधिकरणों को भ्रष्टाचार मामलों में सलाह देना, केंद्र सरकार के मंत्रालयों व ये प्राधिकरण मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया प्राधिकरण का मतलब क्या होता है। प्राधिकरणों में सतर्कता प्रशासन पर नजर बनाए रखना। मनी लॉन्ड्रिंग समझते हो, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, हवाला, वही चीज है ना, हवाला मतलब मनी लॉन्ड्रिंग। तो क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ, कि आपका जो काला पैसा है, मतलब वो पैसा जिस पर कभी टैक्स नहीं पटाया गया, जो गलत तरीके से प्राप्त किया गया है, वो दूसरी जगह पहुंचाना या दूसरे देश से अपने देश में लाना, वो सब क्या कहलाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 के तहत लेन देन संबंधी सूचना को प्राप्त करने का विशेष अधिकार केंद्रीय सतर्कता आयोग, कोई अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। ये नहीं बोलना कि ये इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। ये क्या करता है, सिफारिश करता है, सलाह देता है, नजर रखता है, देखरेख करता है, परंतु किसी भी प्रकार की जांच एजेंसी ये नहीं है। क्लियर है। हाँ, ये जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा किसको, सीबीआई को नहीं, राष्ट्रपति को। वो रिपोर्ट के आधार पर जांच जरूर केंद्र सरकार फिर करवा सकती है। क्लियर है इतनी चीजें, यहां तक क्लियर है। इसके बाद अन्य तथ्य, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आयोग की बैठक में उपस्थित ना होने पर ऐसी स्थिति में सबसे वरिष्ठ सदस्य क्या करेगा इसकी, चलो इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की मृत्यु या त्यागपत्र होने पर राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी तथा किसी अन्य सदस्य को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, किसी अन्य सदस्य को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया जाएगा, परंतु केवल तब तक के लिए जब तक कोई केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति ना हो जाए। मतलब वो क्या कहलाएगा, कार्यवाहक, इंतरिम। परमानेंट वो अध्यक्ष उसका या मुख्य सतर्कता आयुक्त बने नहीं रह सकता, वो केवल तब तक कार्य करेगा जब तक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति ना हो जाए। ठीक है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त, आयोग कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट। अब यहां पर एक चीज आती है, देखो ये सवाल पूछा जा सकता है कि आयोग रिपोर्ट कब सौंपता है, तो वर्ष समाप्त होने के 6 माह पूर्व। आयोग कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष समाप्ति के 6 माह के भीतर, मतलब वर्ष समाप्त होने वाला है उसके 6 माह के भीतर वो कभी भी उस रिपोर्ट को सौंप सकता है, किसको, राष्ट्रपति को, प्रस्तुत करेगा वह राष्ट्रपति से संसद के समक्ष। जब मैं बोलता हूं संसद, तो संसद का अर्थ होता है लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के ही समक्ष इसको क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। सभी कर्मचारी व अधिकारी क्या माने जाएंगे, लोक सेवक माने, यानी सिविल सर्वेंट्स माने जाएंगे। क्लियर है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। इसके बाद अगर मृत्यु हो जाती तो उसकी जगह कोई कार्यवाहक सदस्य को क्या बना दिया जाएगा, उसका अध्यक्ष बना दिया जाएगा या मुख्य सतर्कता आयुक्त बना दिया जाएगा। और वो कब तक बना रह सकता है, जब तक किसी दूसरे की नियुक्ति ना हो जाए। क्लियर है यहां तक चीजें। चलिए, प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्रीनिवास या श्रीनिवासा राव। ठीक है, वर्तमान आयुक्त कौन है, प्रवीण, ये नाम आप याद रखिए, पी के श्रीवास्तव, पी के श्रीवास्तव वर्तमान में आपके क्या है, सतर्कता, मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का आदर्श वाक्य है,
सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है इसका? और प्रतिज्ञा। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रतीक चिन्ह मतलब वो आंख देखा हमने अभी शुरू में, उस आंख को डिजाइन किया है श्री विनोय सरकार। श्री विनोय सरकार, ठीक है, वो आंख जैसा जो बना हुआ है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम किस वर्ष लाया गया? 2000। विसल ब्लोअर्स की जान की रक्षा करना या ये मुखबरी किसने की है, इस बारे में कभी किसी को सूचित ना करना ही उनका प्रोटेक्शन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि आप जब एक सरकार के विरोध में होते हो या किसी बड़े दफ्तर के विरोध में, तो आपके जान का खतरा, और सबसे ज्यादा खतरा तो सरकार से ही है आपको, क्योंकि आप जो चीज करने वाले हो, कोई बड़े भ्रष्टाचार का उजागर करने वाले, उससे सरकार गिर सकती है, और सरकार गिरने से अच्छा समझेगी कि वो आपको, ऐसे शब्द यूज करोगे, निपटा दे, कि वो आपको आपके स्थान से हटा दे, है ना, निपटा दे। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन 2011 भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले लोगों को सुरक्षा और संरक्षण। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम कब आया है? 2000। ऐसे याद रखना, एक एक को बचाया जाएगा। ठीक है, 2011। इसके अतिरिक्त सीबीआई भारत की प्रमुखता, अब देखो सीबीआई क्या है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो सीबीआई है आपकी, अच्छा फुल फॉर्म तो पता है ना आप लोगों को? सेंट्रल क्या 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 क्या? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सेंट्रल ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेशन? हाँ, अच्छा देखो, जो सीबीआई है आपका, ये कोई संवैधानिक संस्था है क्या? जल्दी बताओ। नहीं। कोई विधेयक? नहीं। अब सुनो क्यों नहीं। दिल्ली विशेष सुरक्षा बल 1946 के तहत किसको गठित किया गया है? सीबीआई को। यानी एक्ट कौन सा है आपका? दिल्ली विशेष सुरक्षा बल 1946 के तहत किसे गठित किया गया है? सीबीआई। इसलिए सीबीआई, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोई सांविधिक या वैधानिक संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। हाँ, सीबीआई का गठन कब किया गया है? 1 अप्रैल 1963 में किया गया। हमारा सीबीसी कब बना? 11 फरवरी 1964 ने भारत सरकार द्वारा किया गया। अच्छा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है, या बंद पिंजरे का तोता किसे कहा जाता है? सीबीआई को। इसका भी मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। तो बंद पिंजरे का तोता किसे कहा जाता है? सीबीआई को कहा जाता है। ठीक है, सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा किसका आदर्श वाक्य है? सीवीसी। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है ना इसका कार्य क्या है? ठीक है, इसके बाद ये दो चीजें होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग, तो इसमें आपको केवल याद रखना है इसकी डेट। कब? 1 मार्च 1964। देखो सेंट्रल का कब बना? 11 फरवरी 1964। ये कब बना? 1 मार्च 1964। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग की अधिसूचना 6 फरवरी 1964 के आधार पर। ठीक है, इसके बाद काम क्या है? वही चीज है, प्रशासन में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। संरचना क्या है ये बता देता हूं। मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा एक उप सतर्कता आयुक्त। टोटल कितने मेंबर्स? मतलब एक मुख्य और एक उप सतर्कता आयुक्त। ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और होती है, आपने नाम सुना होगा, लोकायुक्त। ठीक है, इसका गठन कब किया गया? 1981 में। कौन नियुक्ति करता है? पर राज्यपाल जब नियुक्ति करता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व विपक्ष के नेता की सलाह पर। किसकी सलाह पर? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व विपक्ष के नेता की सलाह पर। और इसका कार्यकाल कितना होता है? लोकायुक्त की बात कर रहा हूं, कितना होता है? सीवीसी का कितना होता है? 4 वर्ष और 65 वर्ष। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा या नहीं ये तो कंफर्म नहीं, पर वो जरूर पूछा जाएगा, तो उसका आपको याद रखना है कितना होता है? 4 वर्ष और
65 वर्ष। ठीक है, ये था हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है, बस आपको समझना ये है कि ये कार्य क्या करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई, इसके वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करने वाली समिति में कौन कौन होते हैं। कौन कौन होते हैं नियुक्ति करने वाली समिति में? प्रधानमंत्री, लोकसभा, विपक्ष। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन होता है? चलो, इस्तीफा किसको सौंपेगा? पद से कौन हटाएगा? परंतु किसकी जांच के पश्चात? सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात। अच्छा, क्या ये अपने पद पर मुख्य सतर्कता आयुक्त पुनः नियुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या अन्य सतर्कता आयुक्त मुख्य सतर्कता आयुक्त बन सकता है? परंतु कितने समय के लिए? कुल मिलाकर कितने? 4 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम किस वर्ष आया? 1947। अच्छा, संथानम समिति किसने गठित की? संथानम समिति ने क्या सिफारिश की कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिस पर आम आदमी की पहुंच हो सके, और इसी सिफारिश के आधार पर कब? 11 फरवरी 1964 में किसे गठित किया गया? सतर्कता आयोग को गठित किया गया। और इस सतर्कता आयोग को विधिक दर्जा या वैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया? 2003 में दिया गया। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष आया? 2011। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम 2011। ठीक है, मध्य प्रदेश या फिर राज्य का आपका सतर्कता आयोग कब बना? 1 मार्च 1964। तो वो 11 फरवरी, ये 1 मार्च। वहां 3 सदस्य, यहां पर 2 सदस्य। क्लियर है कहानी? वो भी भ्रष्टाचार को रोक रहा है, ये भी भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? मुश्किल था? सरल है? बस एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए, जय हिंद।